यस मैडम, विजिबल है। ओके ओके, आज हमारा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, वो है आपका फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। एंड बेसिकली लेजिस्लेशन का मीनिंग संविधान, जो ऑलरेडी आपको मैंने ड्यूरिंग सिलेबस डिस्कशन बताया था कि संविधान होता है लेजिस्लेशन का मतलब। तो फार्मा से रिलेटेड क्या कानून है या फिर क्या संविधान लागू हुए हैं या कितने पुराने टाइम से ये सारी जो कमिटीज़ हैं वो बनी, किस वजह से बनी, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं आज के चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो द लॉ इंटेंड्स फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मीन्स कि हमें जो लेजिस्लेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है कानून का डेवलपमेंट करना या किसी तरीके के रूल्स का डेवलपमेंट करना लाइफ के अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मीन्स कि फार्मेसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं या जो लॉज बनाए जाते हैं उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं लेजिस्लेशन। और ये बेसिकली सोशल एस्पेक्ट में भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी हो सकते हैं। सोशल लाइफ कि आपकी सोशल लाइफ में किस तरीके से कौन कौन से लॉज फॉलो होने चाहिए वो आ जाएगा। इकोनॉमिक में अगर आप कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। पॉलिटिकल में अपना जो नॉर्मली होता है उस तरीके से, मतलब ये जो नेताओं नेताओं का होता है उससे रिलेटेड हो जाएगा। और फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बेसिकली अगर स्पेसिफिकली हम फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की बात करें तो इट इज़ कम्प्लीटली द मिक्स लेजिस्लेशन जिसके अंदर हर तरीके के एस्पेक्ट मिक्स होते हैं, स्पेशली सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इन दोनों एस्पेक्ट के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो आपका होता है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। इन द सिंपल वे आप इतना ध्यान रखो कि फार्मेसी के डिफरेंट एस्पेक्ट में जो कंट्रोल करने के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं उसको हम यहाँ पे वर्ड दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। ठीक है, वो हो गई आपकी सिंपल सी डेफिनेशन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, कि हमें मतलब कानून को लाना ही क्यों पड़ा या क्यों लाना चाहिए, क्या रीज़न है। मतलब हमारा मेन बोलेंगे कि मेन हमारा उद्देश्य क्या है इसको लाने के पीछे। ठीक है, तो जैसे पहला है टू इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव ड्रग्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी टेस्टेड एंड इवेल्युएशन फॉर सेफ्टी एज वेल एज इफिकेसी फॉर देयर इंटेंडेड यूज। पहले क्या होता था जब जड़ी बूटियों वाला ज़माना था तब नॉर्मली कोई क्वालिटी या कोई इवेल्युएशन नहीं होता था, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी की ड्रग आपको नहीं दी जाती थी। नॉर्मली जो जंगल से जो जड़ी बूटी मिली उनके थ्रू कोई ड्रग बनाई और उसको दे दिया। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये लॉज बनाए गए कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी पेशेंट को जो ड्रग दी जाए वो अच्छी क्वालिटी की हो, साथ ही साथ कंप्लीटली इवेल्युएटेड ड्रग हो। मतलब जब आप कंपनीज में कोई ड्रग बनती हैं तो उसको कंप्लीटली इसका इवेल्युएशन किया जाता है कि जो भी टैबलेट कैप्सूल या कुछ भी बनाया गया है वो कंप्लीटली प्योर हो और अच्छी क्वालिटी की हो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये एक तरीके से इंश्योर किया जाता है कि जो पेशेंट को जो भी ड्रग्स मिल रही है वो प्रॉपर क्वालिटी की हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई कि जैसे जो भी आप ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर कंट्रोल में हो, एक तरीके से हो। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी चल रहा है, एक प्रॉपर तरीके से हो, उसके लिए लॉज बनाए गए हैं। उसके अलावा हेल्थ के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो, उससे रिलेटेड इसके लिए मतलब पर्टिकुलरली लॉ ये बनाया गया है। और साथ ही साथ हमारे जो जूरिस्प्रूडेंस है उस जूरिस सब्जेक्ट में जितने भी एक्ट एंड रूल्स हम पढ़ने वाले हैं वो एक्ट एंड रूल्स
टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, मींस कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, इस तरीके से उसमें अपडेशन होता रहता है। जैसे अपने पीसीआई के रूल्स या सिलेबस में अपडेशन होता है, वैसे इन एक्ट और रूल्स में भी अपडेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और जो भी अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी इंडिया के, पूरी कंट्री के लिए, सॉरी पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसे रूल्स नॉर्मली डेवलप करती है, ठीक है, कि आपको सब जगह सेम ही रूल फॉलो करने हैं। जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, उसके अंदर में जो भी कानून दिए जाते हैं वो सबको फॉलो करने होते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के पीछे के आने के पीछे का कारण ये था कि जो भी चीज़ें हो वो एक प्रॉपर वे में हो। ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने तरीके से चीज़ें कर रहे हों, ठीक है। फिर अब आया कैसे, ओरिजिन कैसे हुआ, तो वही चीज़ है। पहले एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स टू आवर कंट्री एंड एलोपैथिक मेडिसिन्स वेर मेनली इम्पोर्टेड। ये ध्यान रखिएगा, पहले हमारे इंडिया में कोई एलोपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर नहीं होती थी। नॉर्मली ब्रिटिश के थ्रू या अपने विदेशी कंट्री के थ्रू हमारे कंट्री में वो इंपोर्ट होती थी। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए कुछ ब्रिटिश ने अपने रूल्स बना रखे थे, लाइक इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट, सी कस्टम एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट, ओपियम एक्ट और पॉइजन एक्ट, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमारी जो भी ड्रग ट्रेड या इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उन्हें कंट्रोल करने में प्रॉपर नहीं था, मतलब कम्प्लीटली हेल्प नहीं करता था। तो उस वजह से फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का ओरिजिन हुआ। मतलब बेसिकली बात करें तो इस इम्पोर्ट को ख़त्म करने के लिए और हमारी कंट्री में एलोपैथिक मेडिसिन या मतलब एक तरीके से मेडिसिन का प्रॉपर बिजनेस करने के लिए ये लेजिस्लेशन का ओरिजिन हुआ। तो इसके तहत काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी थी और उन कमिटीज़ ने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए थे कि मतलब ये चीज़ें करनी चाहिए जिससे बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि पहली हमारी कमेटी थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी। अब ये थोड़ा एमसीक्यू के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ड्रग इंक्वायरी कमेटी को और किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है आर.एन. चोपड़ा कमेटी। यहाँ मेंशन्ड है आर.एन. चोपड़ा कमेटी और विसरी कमेटी, ठीक है, और ड्रग इंक्वायरी कमेटी। हम इसको 3 नाम से जानते हैं। उससे आपको ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से सन में पब्लिश हुआ था, तो 1931 में, ठीक है। ये आपको बताना होगा अगर आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और इसको आर.एन. चोपड़ा कमेटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर.एन. चोपड़ा जो कर्नल थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था या उन्होंने इसके बारे में बताया था, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं आर.एन. चोपड़ा कमेटी। मैम और कौन कौन से नाम बताए आपने, आर.एन. चोपड़ा और आर.एन. चोपड़ा, विसरी कमेटी, यहाँ मेंशन है, मैं आपको कर्सर से दिखा रही हूँ, ड्रग इंक्वायरी कमेटी दिख रहा है ना। हाँ मैम। तो बेसिकली क्या हुआ, विसरी एक ये बोलेंगे कि एक कोई पर्सन है जिन्होंने एक कमेटी को अपॉइंट किया 11 अगस्त 1930 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. चोपड़ा। तो इसलिए इस कमेटी को हम विसरी कमेटी भी बोलते हैं, आर.एन. चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं, ड्रग इंक्वायरी कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट है वो हमें पब्लिश हुई 1931 में। कमेटी कब बनी, 1930 में, और जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई वो जो पब्लिश हुई है वो 1931 में हुई है, ठीक है। ठीक है। एक सेकंड, उसके बाद हमारा आता है एस्पेक्ट। किस किस एस्पेक्ट में ये कमेटी नॉर्मली बनाई गई थी,
क्या क्या रीजंस थे कि मतलब जो कमेटी बनाई गई है उनके पास में क्या क्या चीज, क्या क्या एस्पेक्ट दिए गए थे कि आपको इस एस्पेक्ट में वर्क करना है, तो वो कौन कौन सा एस्पेक्ट थे। तो पहला था टू इंक्वायर इनटू द एक्सटेंट टू विच ड्रग एंड केमिकल ऑफ इम्प्योर क्वालिटी और डिफेक्टिव स्ट्रेंथ पर्टिकुलरली दोज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश फार्माकोपिया आर इम्पोर्टेड in the public interest of controlling such importation, manufacture and sell and to make recommendation। मीन्स कि जो ड्रग एंड इंक्वायरी का कमेटी बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी, ये आइडेंटिफाई करने के लिए या इंक्वायरी करने के लिए कि जो ड्रग्स और केमिकल्स जो इम्प्योर क्वालिटी के बन रहे हैं या फिर जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो हम लोगों को बेच रहे हैं गलत क्वांटिटी की ड्रग या गलत क्वालिटी की ड्रग, तो उसके ऊपर कुछ कंट्रोल किया जाए और उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन दी जाए कि आपको ये चीज़ें करनी है इसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए। तो इस एस्पेक्ट में आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी थी। ठीक है, तो इससे इस चीज को खत्म करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे हमारी कमिटीज ने, ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने, कि आप क्या क्या चीजें करेंगे तो आपकी जो ड्रग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, सेकेंड चीज कि द इंक्वायर इनटू द नेसेसिटी ऑफ लेजिस्लेशन टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी टू ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एंड टू मेक रिकमेंडेशन। सेकेंड चीज कि फार्मेसी से रिलेटेड अगर कोई प्रोफेशन है तो उसके लिए एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, लाइक अ फार्मासिस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी उस काम को कर रहा है। तो एक चीज ये मतलब इस चीज को इंक्वायरी करने के लिए बनाया गया था कि जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी है वो एक किसी पर्टिकुलर क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू ही किया जाए, तो उसके तहत इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो मतलब मेनली आपके एस्पेक्ट कौन कौन से हो गए, एक एस्पेक्ट हो गया कि जो इम्प्योर क्वालिटी की ड्रग हमारे पास आ रही थी बाहर के देशों से, उन्हें हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो किसी एक क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा ही चलाया जाए, उसे हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस थे वो यहाँ पे मेंशन्ड है। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है कि उन्होंने क्या तरीका दिया था कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। उन्होंने पूरी स्टडी करी, पूरी स्टडी करने के बाद उन्होंने इंक्वायरी करी, फिर उनको पता लगा कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो चीज़ हो गई आपकी रिकमेंडेशन। तो उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस हम लोगों को प्रोवाइड किए थे कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो जैसे पहली चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की थी a central law to control drug and pharmacy profession। एक पूरा का पूरा कानून बनाया जाए जो फार्मेसी से और ड्रग से रिलेटेड हो, जो फार्मेसी के प्रोफेशन को और साथ ही साथ ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करे। तो पहली चीज हो गई, एक लॉ डेवलप किया था। ठीक है, दूसरी चीज हो गई सेटिंग अप ऑफ टेस्ट लेबोरेटरीज इन ऑल स्टेट्स to control the quality of production of drugs and pharmaceuticals and a control laboratory to control the quality of import drugs। दूसरी चीज क्या हो गई, हर स्टेट के अंदर एक एक लेबोरेटरीज बनाई गई जहां पे कंप्लीटली टेस्टिंग होती है जो ड्रग्स बनाई जाती हैं उसकी। फॉर एग्जांपल CDRI लखनऊ, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम कोई भी ड्रग्स वगैरह की जो टेस्ट मतलब बनती हैं उनकी कम्प्लीटली टेस्टिंग होती है। तो इस तरीके से अलग अलग लेबोरेटरीज बनाई गई अलग अलग स्टेट में, जिससे कि जो ड्रग्स बाहर से आ रही हैं इम्पोर्ट होके हम उसकी क्वालिटी को चेक कर सकें। ठीक है, तीसरी चीज अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज द गवर्नमेंट इन मेकिंग रूल्स टू कैरी आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। तीसरा उन्होंने रिकमेंडेशन ये दिया कि आप एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करें जो गवर्नमेंट को सारे रूल्स के बारे में समझाए। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रहा है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर चीजें नहीं पता, तो उसके लिए क्या होगा, एक एडवाइजरी बोर्ड जो फार्मेसी से रिलेटेड हो वो बनाया जाए, जो उनको एडवाइस करें कि आपको क्या क्या चीजें इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर करनी है। ठीक है, चौथी चीज आती है सेटिंग अप ऑफ कोर्सेज फॉर ट्रेनिंग इन फार्मेसी। जब हम फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, लाइक डिप्लोमा कर रहे हो आप, लाइक B.Pharm कर रहे हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाए कि जो
अपन ने अभी क्या पढ़ा, हमने इंक्वायरी की कि हमें क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट है फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन। तो उसके लिए उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आपको फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अभी हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा। डिप्लोमा इज कंपलसरी फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द फार्मासिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई है, ड्रग एंड इंक्वायरी कमेटी के द्वारा। पहली चीज हो गई सेंट्रल लॉ बनाने की उन्होंने रिक्वायरमेंट दी, दूसरी चीज हो गई टेस्ट लेबोरेटरीज का सेटिंग करने का, तीसरा हुआ एडवाइजरी बोर्ड का अपॉइंटमेंट, चौथा हुआ पर्टिकुलर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उसका डेवलपमेंट, मतलब क्या कोर्स होना चाहिए, पांचवा रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन ऑफ अनडिस्क्लोज फॉर्मूला मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। साथ ही साथ अगर आप कोई नया फॉर्मूला आपने डिजाइन किया है किसी ड्रग का, या तो वो इंडिया में बनी हो या फिर वो बाहर से आई हो, तो उसके पेटेंट, मतलब जो पेटेंट होता है आप जानते होंगे पेटेंट कराया जाता है पर्टिकुलरली, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। अगर आपने कोई नई ड्रग डिस्कवर की है, नया फॉर्मूला बनाया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, the crude single drugs as well as compounded medicines used in indigenous system of treatment should be brought under control। यहाँ पे हम आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होते हैं, लाइक क्रूड ड्रग जो हमने फार्माकोग्नोसी में पढ़ी थी, और उनके थ्रू बनने वाली जो मेडिसिन हैं उनको भी एक तरीके से कंट्रोल वे में बेचा जाए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के लाए, यूज कर लिया और दे दिया। उसको भी एक कंट्रोल, मतलब उसको भी एक तरीके से आपको बेचना है। ठीक है, एंड द ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया शुड बी डेवलप्ड। और हमारी इंडिया में भी काफ़ी सारी ड्रग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई कि आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप जब इंडिया में ही अपनी ड्रग को बनाएंगे तो वो अच्छी क्वालिटी के आप उसको बना पाएंगे। ठीक है, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन मेडिकल स्टोर डिपोट्स। जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनमें थोड़ा रिडक्शन किया गया कि मतलब बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टोर हो जाएंगे और हमारे पास फार्मासिस्ट प्रॉपर नहीं होंगे, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है, और नेक्स्ट है कंपाइलेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया आप लोगों ने ऑलरेडी फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है। फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें फार्मेसी से रिलेटेड या फार्मेसी से ड्रग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइड की जाती है। तो उन्होंने कहा था कि आपको एक इंडियन फार्माकोपिया डेवलप करनी चाहिए जिसके अंदर जितनी भी मेडिसिन हैं उनके बारे में डिटेल्स आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, और एक सिंकोना डिपार्टमेंट बनाना चाहिए या ओपीएम का डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो पर्टिकुलरली उस चीज को कल्टीवेट करे जो बिना लाइसेंस के कल्टीवेट नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके के 11 रिकमेंडेशंस थे जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अब उन्होंने इंक्वायरी कर ली, इंक्वायरी करने के बाद सॉल्यूशन दे दिया, रिकमेंडेशन दे दी, अपनी चीज़ें बता दी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अब आउटकम क्या आता है इस कमिटी रिपोर्ट का? अब क्या किया उन्होंने, जब अपनी पूरी इंक्वायरी करी उसके बाद उन्होंने जब रिकमेंडेशन दिए, तो रिकमेंडेशन देने के बाद क्या हुआ, कुछ एक्ट बने। क्यों बने? कि उस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक अलग-अलग एक्ट्स या हमें अलग-अलग कानून बनाने पड़ेंगे जिसके तहत वो सब चीज़ें कंट्रोल हो पाए। तो कौन-कौन से एक्ट बने? इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स बिल एक्ट, जो आपकी ड्रग बाहर से आ रही है उसका प्रॉपर बिल आपके पास मतलब इस तरीके से होना चाहिए, वो इस एक्ट के अंदर आता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना जिसके अंदर जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी का आपको मिले। फार्मेसी एक्ट बना जिसके अंदर हम लोगों का एजुकेशनल रेगुलेशंस होती हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ हुआ कि हम फालतू के एडवर्टाइजमेंट को वो ना करें, दिखाएं ना। और एक मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बना जिसमें हम अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हमें एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है। तो ये आउटकम्स थे ड्रग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के। समझ रहे हैं आप? इसमें 3 चीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं कि पहली चीज़ कि हमने कि जो वो इंक्वायरी कमेटी थी वो बनी क्यों?
दूसरी चीज की बनी क्यों, तो उन्होंने बता दिया कि ये रीजंस थे इसलिए बनी। अब उस रीजन को देखने के बाद उन्होंने क्या क्या सॉल्यूशन दिया कि आप ये काम कर सकते हैं। तो अब ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्ट बनाने पड़ेंगे। तो ये सब आपके एक्ट बने हैं आफ्टर आफ्टर रिव्यू दिस कमिटी रिपोर्ट, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और कमिटीज हैं जिन्होंने छोटा मोटा वर्क किया है, लेकिन जो मेन कमेटी थी तो हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी, जिसको हम RN चोपड़ा कमेटी के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा 4 कमिटीज और हैं, भोर कमेटी, भाटिया कमेटी, मुडेलियर कमेटी और हाथी कमेटी। ये 4 के नाम भी आपको याद रखने हैं और इनके सिनोनिम भी याद रखने हैं कि इनको और कौन सी कमेटी कहते हैं। लाइक हम भोर कमेटी की बात करें तो भोर कमेटी में जो चीजें आपको याद करनी है वो मैं बता दे रही हूँ। सन याद रखना है, इसको और कौन सी कमेटी बोलते हैं वो याद रखना है, और साथ ही साथ इसके चेयरमैन कौन थे वो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन MCQ में बनेंगे, ठीक है। भोर कमेटी कब आई थी, 43 में। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन थे, इसको किसने डेवलप किया था, तो सर जोसेफ भोर। भोर के नाम से बनी है भोर कमेटी, ठीक है। RN चोपड़ा के नाम से बनी है चोपड़ा कमेटी। अब इस कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या थे कि इन्होंने AI ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल एंड प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल का स्टैब्लिशमेंट किया था। इनकी रिकमेंडेशन ये थी, ठीक है। जो जो फार्मासिस्ट का जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होता है, जो हम डिप्लोमा की बात कर रहे हैं कि आप लोग डिप्लोमा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे आप बैठने के लिए आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है जिसके पास डिप्लोमा या फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करी है कि क्या एक स्टैंडर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट का, या उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या होनी चाहिए। डिसिप्लिन कंट्रोल मेंटेन किया, और कोर्स ऑफ स्टडी को टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है, और CDL का डेवलपमेंट किया, जैसे कि हमने आपको बताया था। मैंने आपको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया था, उसी तरीके से सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भी होती हैं, वो लखनऊ में ही प्रेजेंट है। और साथ ही साथ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का स्टार्टिंग किया, ठीक है। तो ये इसकी रिकमेंडेशंस थे। फिर हमारा आता है भाटिया कमेटी। भाटिया कमेटी बनी थी 1953 में। धीरे धीरे कमेटीज बनी है, सबसे पहले 30 में बनी थी RN चोपड़ा, 43 में बनी थी भोर कमेटी, 53 में बनी थी भाटिया कमेटी, और इसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। और इसके चेयरमैन है SL भाटिया, इसलिए इसको बोला जाता है भाटिया कमेटी। और इसमें नॉर्मली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वर्किंग के ऊपर नॉर्मली इन्होंने वर्क किया था, ठीक है। और लास्ट में एक आती है आप मुडेलियर कमेटी आती है। मुडेलियर कमेटी के को 1959 में बनाया गया है। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इसको हम बोलते हैं, और ये इसके चेयरमैन हैं लक्ष्मण स्वामी मुडेलियर। और इन्होंने नॉर्मली इंडिजीनियस सिस्टम, मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनके ऊपर रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। और लास्ट है आपकी हाथी कमेटी, उसको नॉर्मली हम लोग फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन कमेटी के नाम से जानते हैं, और इसके चेयरमैन रह चुके हैं जय सुखलाल हाथी। सो इट इज़ नोन एज हाथी कमेटी। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे या इन्होंने जो वर्क किया था वो मेनली वर्क किया था लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट्स, रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली कमेटी आई थी। तो सबसे मेन कमेटी आपकी हो गई है RN चोपड़ा कमेटी, जो बेसिकली लॉस के लिए ही बनाई गई थी कि ये दिक्कतें हैं, इनका रिकमेंडेशन और इनकी रिपोर्ट्स, ठीक है। तो आज का आपका